हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इको एंड बीएसटी विद अनुराग। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था मनी और बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विद गुड्स, एंड उसके हमने लिमिटेशंस भी पढ़े थे, मनी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, मनी के फंक्शंस, उसके एडवांटेजेस हमने पढ़े थे। इस वीडियो में हम मनी सप्लाई को स्टडी करेंगे और उसके मेजर्स कौन कौन से हैं वो हम स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है। इस चैप्टर से एक यही क्वेश्चन बनता है, ओनली इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। इस क्वेश्चन से यहां से एक यही क्वेश्चन बनेगा, तो आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लीजिए। इट इज गारंटेड कि यहां से एक क्वेश्चन आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद मनी सप्लाई। अब देखिए, मनी सप्लाई का मतलब क्या है यहां पर, एज द नेम इंप्लाइज, मतलब कितना मनी हमारा सप्लाइड है इकोनॉमी के अंदर। किसी भी इकोनॉमी के अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा या कितना मनी सप्लाइड है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इसका मतलब जितना पैसा पब्लिक के पास है उतना पैसा वो हमारा क्या है, मनी सप्लाई है। अब देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है मनी यूजिंग सेक्टर और एक होता है मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जो मनी को यूज कर रहा होता है, जैसे पब्लिक। तो मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब है पब्लिक, और जितना पैसा पब्लिक पे है वही हमारा क्या है, मनी सप्लाई। इसमें हम मनी क्रिएटिंग सेक्टर को यूज नहीं कर सकते, कंसीडर नहीं करते। मनी क्रिएटिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि लोकल गवर्नमेंट्स, बैंक्स, कमर्शियल बैंक जितने भी हैं, और आरबीआई। ये तीनों चीजें हैं जो क्या है, आपकी मनी क्रिएटिंग सेक्टर के अंदर आती हैं। इनका जितना भी पैसा हो, कहीं पर भी हो, हम उसको मनी सप्लाई में कंसीडर नहीं कहेंगे। तो मनी सप्लाई का मतलब वो पैसा, वो केवल और केवल वो पैसा जो पब्लिक के पास है किसी भी फॉर्म में, दैट अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज मनी सप्लाई। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि इट कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज मेजर की जा सकती है हम उसको बोलते हैं स्टॉक। तो ये क्या है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब नाउ अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पॉइंट वाइज हम लिख देंगे क्या, पहले मनी सप्लाई इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट इज व्हाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर ओनली, ना कि मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर का मतलब पब्लिक, तो मनी पब्लिक इज द मनी यूजिंग सेक्टर। गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब हमारी क्या है, वो मनी यूजिंग, मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। तो केवल और केवल मनी सप्लाई में मनी जो हमारा पब्लिक के पास है वही। नाउ व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, क्वेश्चन हमारा ज्यादातर आता है वो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के नाम से आता है, बट ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मनी सप्लाई, व्हाट आर द आपका टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। तो हमें यही लिखना है। अब 1977 के बाद से यही हमारे मेजर्स चले आ रहे हैं, M1, M2, M3 एंड M4। पहले ये M3 तक थे, 1977 से ये थोड़ा सा ब्रॉड कर दिए गए। M1, M2, M3 एंड M4 नाम के हमारे ये चार मेजर्स, मनी सप्लाई मेजर्स हमारे आज की डेट में चल रहे हैं। अब ये M1 जो मेजर है वो क्या है, देखिए, अगर आपके M1 प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया तो ये सारे के सारे इजीली M2, M3, M4 आप अपने आप आसानी से आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। M1 क्या है, देखिए, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक। ये तो हमें पता है, जितना पैसा, करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी मतलब जो भी पेपर करेंसी है, कॉइन्स जितने भी हैं। देखिए, आपको ये पता होगा कि 1 रुपए के नोट को और कॉइन्स को छोड़कर 2 रुपए के नोट से लेकर जितने भी डिनोमिनेशंस हैं 2 रुपीज से, वो कहां तक, 2000 रुपीज तक, वो सब आरबीआई प्रिंट करती है। उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपी नोट एंड अदर कॉइन्स वो कौन बनाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाता है। सेंट्रल 1 रुपी नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो M1 का मतलब है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक।
डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, जितना डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास है, मतलब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जितना भी पैसा कभी भी डिमांड किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा। मतलब सपोज दैट मेरा पैसा मेरे अकाउंट में जमा है, मैंने वहां पर डिपॉजिट कर रखा है, तो वो पैसा मनी क्रिएटिंग सेक्टर का नहीं है, बैंक का नहीं है, वो ना गवर्नमेंट का है ना वो आरबीआई का, वो पैसा किसका है, वो पैसा मेरा है। तो वो अमाउंट ऑफ मनी क्या कंसीडर किया जाएगा, वो डिमांड डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट पब्लिक का वो बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है, वो सब हमारा M1 के अंदर आएगा। एंड इसके अलावा जितना भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब क्या है यहां पर कि आरबीआई के पास पैसा होता है। अब आरबीआई के खुद का पैसा भी होगा, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का पैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होगा। आरबीआई के पास इनके अकाउंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और आपके सेंट्रल बैंक के भी होते हैं। तो ये जो है इनका पैसा हो सकता है, कमर्शियल बैंक का अकाउंट होगा आरबीआई के पास, उनका पैसा होगा, वो पैसा नहीं। आरबीआई के पास केवल वो पैसा जो कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने दिया हो, फॉरेन गवर्नमेंट ने दिया हो, आईएमएफ ने दिया हो, वर्ल्ड बैंक ने दिया हो, ये सब पैसा वो जो होगा अदर डिपॉजिट के नाम से आरबीआई सेव करेगी, उस पैसे को हम पब्लिक का पैसा मानते हैं और उस पैसे को हम क्या करेंगे, मनी सप्लाई में कंसीडर करेंगे M1 मेजर में। तो M1 के 3 पार्ट हैं, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट जितना भी है कमर्शियल बैंक के पास वो, प्लस जितने अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास, वो तीनों को हम ऐड कर लेंगे, वी विल गेट M1। अब देखिए ये जो है वो सबसे मोस्ट लिक्विड मेजर है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस पर्टिकुलर मेजर में हमें मिलेगी। आपको लिक्विडिटी इन द टर्म्स ऑफ मींस मतलब कैश, हमारा जो सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाला, तो सबसे ज्यादा हमारा क्या है, M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर। अब देखिए इसके जो अंदर का पोर्शन है, तीनों चीजें, फर्स्ट पॉइंट जो हमने बताया, तीन चीजें हैं इसके अंदर है, उनको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, एज वी ऑलरेडी नो दैट कि जितने भी डिनोमिनेशंस हैं पब्लिक के पास जितना पैसा है वो हम सब M1 में कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी का मतलब होता है ऑर्डर फ्रॉम द या ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी। आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे हमें गवर्नमेंट की तरफ से आप एक नोट देखना, नोट पर लिखा होगा गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज द फिएट, दैट इज फिएट मनी, दैट मींस ऑर्डर इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट that note as a money in the market for the exchange of goods and services। हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हमें उस नोट पर हम मनी से एक्सचेंज करेंगे। वो मनी क्या है, वो गारंटीड बाय है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो क्या है, दैट इज द फिएट मनी, दैट इज गवर्नमेंट ने क्या किया, वो हमारा ऑर्डर दिया। नेक्स्ट इज लीगल टेंडर मनी। जितने भी हमारे देखिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, चाहे वो फ्यूचर डेट पर हो रहे हो, जो भी हमारे हमने लोन्स वगैरह है, कुछ भी लिया है फ्यूचर डेट पे हो रहे हैं, या फिर कोई भी है, लीगली वैलिड हमारा होता है, प्रोवाइड लीगली वैलिडिटी प्रोवाइड कराता है हमारे गवर्नमेंट है और आरबीआई है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। कोई भी उसको मना नहीं कर सकता कि भाई मैं इस नोट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं इस कॉइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इट इज अ लीगल टेंडर मनी। आज की डेट में लोग 10 रुपये का जो कॉइन होता है उसको नहीं लेते, क्या साहब ये नकली चल रहा है, या 5 रुपए का एक कोई सिक्का है उसको नहीं लेते हैं, तो वो सही नहीं होता है, वो सही नहीं है। तो वो क्या है, बिकॉज दैट इज द लीगल टेंडर मनी, तो नोबडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट दैट मनी। अब आता है दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। अब देखिए कमर्शियल बैंक के पास जितना डिमांड डिपॉजिट है, मैंने आपको बताया कि पब्लिक का जितना पैसा बैंक के पास जमा है, बैंक के पास डिपॉजिटेड है, देन वी विल कंसीडर एज द डिमांड डिपॉजिट। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें देखिए एक चीज, दो पॉइंट इसमें दे रखे हैं, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि केवल पब्लिक का पैसा,
बैंकों के पास अपना पैसा भी होगा, बैंकों के पास हो सकता है इंटर बैंक डिपॉजिट भी होते हैं। सपोज दैट एक बैंक ने दूसरी बैंक के पास रख दिया फॉर इमरजेंसी पर्पस, तो वो जो डिपॉजिट होगा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा मनी सप्लाई के अंदर, M1 के अंदर। तो उसका मतलब क्या है यहां पर, इंटर बैंक डिपॉजिट्स कैन आर नॉट इंक्लूडेड, ओनली नेट डिमांड। नेट डिमांड का मतलब समझिए आ गया आप आपको, पब्लिक का पैसा ओनली, नेट डिमांड डिपॉजिट्स, पब्लिक का पैसा जमा होगा वो होगा हमारा मनी सप्लाई में इंक्लूड। दूसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो डिपॉजिट आईएमएफ ने, फॉरेन गवर्नमेंट ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने दिया, मैंने आपको बताया क्यों दिया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो वो पैसा किसका है, पब्लिक का है, ना कि आरबीआई का, ना कि कमर्शियल बैंक का, ना ही किसी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अब दूसरा हमारा मेजर है दैट इज M2। M2 की बात करें तो M2 को हम M1 में सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब देखिए हमने यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को अलग क्यों किया। सेविंग बैंक हमारा अगर बैंक में होता, कमर्शियल बैंक में होता, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इजीली चेक से निकाल सकते हैं। आपका सेविंग अकाउंट है, आपने चेक फिलअप किया और जो अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में, उसमें से जो अमाउंट ऑफ मनी आप निकालना चाहते हैं, यू कैन इजीली विदड्रॉ दैट अमाउंट ऑफ मनी। बट इन पोस्ट ऑफिस चेकेबल फैसिलिटी नहीं मिलती है सेविंग बैंक पर, तो दैट इज वाई हमने इसको अलग से किया। क्या वो पब्लिक का पैसा नहीं है? तो M1 में जितने भी सारे हैं ये तीनों, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तीनों हैं। और उसके साथ साथ हम अगर सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी ऐड कर लेते हैं तो हमारा दूसरा हो गया M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब तीसरा है M3 is equal to M3 method of money supply, that is equal to M1 plus net time deposits with banks। बैंक के पास ऐसा पैसा भी होता है, डिमांड डिपॉजिट तो है ही है, इसके अलावा टाइम डिपॉजिट भी होता है। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ डिपॉजिट कर देते, फिक्स पीरियड के लिए, उस ड्यूरेशन में आप पैसा नहीं निकालते। सपोज दैट यू आर हैविंग सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, तो आप उस पैसे को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिपॉजिट कर देंगे एंड द बैंक विल गिव हायर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज बैंक को ये हो जाता है कि इतने पीरियड ऑफ टाइम तक ये पैसे को नहीं निकालेगा, उस पैसे का बैंक अपने क्या प्रोडक्टिव यूज में ले आती, मनी क्रिएट कर लेती है उस पैसे से। तो वो सारा डिपॉजिट जितना भी बैंकों के पास होता है उसको भी अगर हम M1 में ऐड कर ले। देखिए एक चीज और यहां याद रखनी है, M3 में बच्चे क्या कराते हैं, M2 जैसे M2 चला तो M2 में M1 में ऐड किया था, M3 में M2 में ऐड कराते नहीं। हमें यहां पर स्पेसिफिक फोकस करना है क्या, कि M1 में ही हमें ऐड करना है। दैट मीन्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हमें नहीं ऐड करना, M1 में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक हमें अगर हम करें तो एक नया मेजर हमें मिल गया, वो मिल गया M3। यहां पर पोस्ट ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, M2 में पोस्ट ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट है, M4 में पोस्ट ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट है। आप ऐसे याद कर लीजिए, जो ऑड प्लेसेस पे है वहां पर पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो इवन प्लेसेस पे है उनमें पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्वमेंट है। अब M4 में देखिए क्या है, M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफ इसमें एक चीज और है, एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हम टोटल डिपॉजिट जितना भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जितना भी डिपॉजिट है उसमें अगर हम NSC को हटा दें और उसके अलावा जितना पैसा है उसको अगर हम ऐड कर लें M3 में, तो हमें मिलेगा M4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। NSC स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये हमारे सारे के सारे मनी सप्लाई मेजर्स थे। तो फर्स्ट वन इज M1, M2, M3 एंड M4। आपको ये ध्यान रखना है, M3 में आपको M1 में प्लस करना, ना कि M2 में प्लस करना है। और एक ट्रिक मैंने आपको बताई कि पोस्ट ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट ऑड प्लेसेस पर है, जैसे आपका इसमें सेकंड में आपका इवन प्लेसेस पे सेकंड में, और फोर्थ में आपका डिपॉजिट उसका पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्वमेंट है, और आपका और प्लेसेस पे M1 में M3 में आपका बैंक टोटल बैंक का ही है, पोस्ट ऑफिस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट मनी सप्लाई मेजर्स। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।